मैं अंबिका दास और आपके सामने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्विक रिवीजन पार्ट को लेकर आया हूँ। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोगों को डिटेल वीडियो पार्ट वाइज मैंने बनाया है। मुझे उम्मीद है कि उन सभी पार्ट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, समझा है। तो आज मैं उन्हीं पार्ट्स का क्विक रिवीजन करूँगा और आगे के 1, 2, 3 पार्ट्स में जो है क्विक रिवीजन पार्ट में मैं उन सभी को ब्रीफली उसका रिवाइज कराते हुए कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को मैं सोल्व कराऊंगा। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेज। इसमें हम लोग वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रुका हुआ है, यानी कि मोशन में जब नहीं है। तो उन स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो चार्ज जो है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कैसा रहेगा? ये स्टैटिक रहेगा, यानी कि रेस्ट में रहेगा। तो चार्ज क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। जैसे कि हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास होता है। हालांकि चार्ज का होना इसेंशियल नहीं है, लेकिन हम लोग बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन के लिए ये एसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज जो है ये 2 टाइप का होता है। पहला वो पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब ये चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट करता है, तो क्या होता है? तो जब 2 चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका इंटरेक्शन का लॉ क्या है? इंटरेक्शन लॉ क्या है? इंटरेक्शन लॉ मतलब 2 चार्जेस के या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो अगर दोनों चार्जेस सेम चार्ज है तो लाइक चार्जेस 2 लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, एक दूसरे के संपर्क में आए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसमें रिपल्सन होगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस मतलब कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव हो, तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये है दोनों का इंटरेक्शन का लॉ। अब हम लोग बात करते हैं चार्जेस का प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इसमें हम लोग 3 बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट वर्ड इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या पड़ता है कि एक एक्सटेंडेड बॉडी हमारे पास है, तो उस एक्सटेंडेड बॉडी में जो नेट चार्ज होगा उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का चार्ज का सम के बराबर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनका चार्ज Q1, Q2, Q3 ऐसे है, तो नेट चार्ज जो होगा Q दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 ऐसे करके अप टू Qn चार्जेस का इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर देने से जो है नेट चार्ज मिलेगा। इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब कि अगर एक चार्ज बॉडी है उसको आइसोलेटेड रखा गया, एक्सटर्नल चार्जेस के संपर्क में नहीं लाया जाए, देन क्या होगा? देन जो उसका नेट चार्ज होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नेट चार्ज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखा जाए यहाँ पर नेट चार्ज किसका होगा? आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी का होगा।
और इस चार्ज का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉडी में हम लोग चार्ज कर सकते हैं। उसके मेथड्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कहा जाता है कि जो भी बॉडीज होता है उसमें एक इसेंशियल एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। वो बेसिक चार्ज कितना है, बेसिक चार्ज माना गया ई, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और कोई भी चार्ज जो होता है वो इसी बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। सो Q इक्वल टू एन ई, ये मैथमेटिकल फॉर्म है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो कहता है कि चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। ये कंटिन्यूअस मैनर नहीं होकर डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। यानी कि सबसे छोटा चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, नेक्स्ट जो चार्ज होगा 2 इंटू 10⁻2 इंटू ई होगा, नेक्स्ट होगा 3e, नेक्स्ट 4e, यानी कि इस पैटर्न में होगा p 2e 3e 4e। इस पैटर्न में चार्जेस का एग्जिस्टेंस होता है। हालांकि ये माइक्रो स्टेट्स में ये मान लिया जाता है, लेकिन मैक्रो लेवल में जब जाते हैं हम लोग लार्ज स्केल में, तो उस समय इस प्रिंसिपल को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और उस समय माना जाता है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी होता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक एटीएम में जाते हैं तो वहां पर एक डिनोमिनेशन का सिस्टम है, वहां लिखा हुआ रहता है कि एंटर योर फिगर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 100 के मल्टीपल में। यानी कि वहां पर जो नोट्स होते हैं वहां पर आप या 100 का नोट निकाल सकते हैं, 200 का, 100 200 300 400 के अकॉर्डिंगली अमाउंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 100 200 105 का जो मनी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन क्या है कि उस एटीएम में जो फीडिंग रहता है वहां पर ये डिनोमिनेशन मौजूद है। तो उसी तरह से जब माइक्रो स्टेट में हम लोग माइक्रो लेवल में जाते हैं तो हम लोग चार्जेस का क्वांटाइजेशन को मानकर चलते हैं। लेकिन जब बड़े स्तर में जाते हैं तो वहां पर इस प्रिंसिपल को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और उस वक्त हम लोग मान लेते हैं कि चार्जेस जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस के, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के जो मेथड्स हैं ये भी 3 हैं मेथड्स। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का मतलब है कि हम लोग को रब करना होता है। तो सपोज दो बॉडीज को हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, ये जो दोनों बॉडीज है उनके में से एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड द अनदर बॉडी जो उसके कांटेक्ट में है जिससे रब कर रहे हैं वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन गेन करेगा? तो ये डिसीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का बाउंडिंग के ऊपर। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होगा वो मटेरियल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जो बॉडी इनमें से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उस नेगेटिवली चार्ज को लेने के बाद बॉडी में जो होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से वो बॉडी जो गेनर होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट होने के कारण से वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो बाय फ्रिक्शन इस तरह से एक बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करने के बाद इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एंड द बॉडी व्हिच गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। तो इस तरह से बाय फ्रिक्शन हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि चार्जेस का फ्लो करना। तो ये होता है कंडक्टर्स के बीच में, इंसुलेटर्स के बीच में। इस मेथड से हम लोग चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो कंडक्शन के लिए दो कंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होगा। सपोज ये कंडक्टर ये है, ये बी है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। इनमें से बी जो है ये
शुरू में अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल था, लेकिन ए में चार्ज था। जब कांटेक्ट में लाएंगे देन चार्जेज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी एंड एक टाइम आएगा जब दोनों का चार्जेज जो है इक्वल हो जाएगा, और तब तक जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रॉन्स दोनों का चार्जेज बराबर नहीं हो जाता, तब तक वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, एंड फाइनली जब दोनों का चार्जेज बराबर हो जाएगा तब कंडक्शन बंद हो जाएगा। और इस तरह से ये जो बॉडी था जो कि शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रिकल चार्ज रहेगा, एंड दोनों का चार्जिंग चार्ज बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों बॉडीज को कंडक्टर होना जरूरी है। थर्ड मेथड इज बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, पहले दो मेथड्स में हम लोग एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में लाए थे, बाय कंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। थर्ड मेथड जो है उसमें एक अनचार्ज बॉडी रहेगा और एक चार्ज बॉडी रहेगा, दोनों को करीब लाएंगे, नॉट फिजिकली कॉन्टेक्ट बट फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। क्लोज लाने से क्या होता है, ये जो चार्ज बॉडी है, सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके सामने लाते हैं, तो ये जो एंड जो इसके फेस कर रहा है वहां पर इसका अपोजिट चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड में आ जाएगा इसका अपोजिट में इधर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाते हैं तो अपोजिट यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम लोग को नेगेटिव चार्ज वाले एंड को ग्राउंड कर देना होगा यानी कि अर्थिंग कर देना होगा, और अगर हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज वाले साइड को हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देन क्या होगा, जो भी चार्ज हम लोग को जो जरूरत का नहीं है वो चार्ज उस एंड को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज ग्राउंड में चला जाता है एंड रिमेनिंग चार्ज इस बॉडी में रह जाएगा। अगर हमको सपोज ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके सामने लाते हैं तो यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो सपोज हम नेगेटिवली चार्ज एंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये चल जाएगा कहाँ पर, ग्राउंड में, और ये जो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है यही होगा इस बॉडी में चार्ज। इस तरह से इंडक्शन में मेथड से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। बचपन में हम लोग इस तरह के बहुत सारे गेम खेले हैं, जैसे कि सूखे बालों में जब कंघी को रगड़ते हैं या पेन को रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो यही इफेक्ट होता है कि इसमें आज पॉजिटिव अगर है तो कागज के टुकड़े में आ जाएगा नेगेटिव, एंड हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो कागज का टुकड़ा इसमें चिपक जाता है, ठीक है। यही मेथड रहता है, इंडक्शन से चार्ज होता है एंड उस चार्ज को जब बाय फ्रिक्शन इसमें चार्ज आता है, ये चार्ज जो है पेपर को इंड्यूस चार्ज इसमें प्रोड्यूस करता है, तो ये इंड्यूस चार्ज जो पेपर में आता है और ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है दोनों में क्या होगा, अपोजिट नेचर का होता है, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और इस अट्रैक्शन से पेपर चिपक जाता है। यही है इसका फंडामेंटल। तो अगर हम लोग दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनमें या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, ये हमने जान लिया है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे के करीब आता है तो एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो उसके लिए आपने पहले भी पढ़ा है, कूलम ने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। Coulomb's law is all about the magnitude and direction of the force experienced or applied by the two charges when brought and kept at some distance separation। तो जब दो चार्जेस को एक दूसरे के कुछ सेपरेशन में, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्स लॉ में बताया गया कि F इक्वल टू जो होता है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 एंड Q2 क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस है, टू चार्जेज है। सपोज दिस वन इज Q1 चार्ज एंड दिस वन इज Q2 चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस है कितना R। तो कूलम्स ने कहा कि ये फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर के बराबर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक फ्री स्पेस का इसमें नॉट है, और अगर ये किसी मीडियम का रहेगा तो पर्टिकुलर मीडियम का वहां पर मेंशन रहेगा। तो इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लेते हैं
तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इसका डायरेक्शन को भी बताना होगा। तो F12 मतलब कि चार्ज 1 पर 2 ने कितना फोर्स लगाया, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², जो इसका मैग्नीट्यूड है ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, R21 कर देना है। R21 मतलब 2 से 1 की ओर, Q1 पर Q2 किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये होगा R21। ठीक है, R21 क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। तो ये चार्ज इस पर फोर्स जो लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा अगर सिमिलर है, और अगर डिसिमिलर है मतलब कि अनलाइक है तो ये इधर अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये था हमारे कुछ बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का वेरी क्विक रिवीजन था। अगर इसका डिटेल नोट चाहिए तो इसके लिए जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर 12 पार्ट 1, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, टोटल नोट्स इसका मिल जाएगा। अब हम लोग इसके बारे में जो है इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, सो दैट उस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है उसका वैल्यू आ जाए Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁶। तो कितना चार्ज लाना है ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर करना होगा या इससे निकालना होगा। तो कितने मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, n का वैल्यू जो है हमारा दिस इज अननोन है, और लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नंबर से मतलब है, इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव को चार्ज साइन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या, इन तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्वांटिफिकेशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, Q इक्वल टू NE में यहाँ पर क्या क्या नोन है, Q नोन है, E नोन है, N क्या है अननोन है। तो N को क्या करना है, एलिमिनेट कर लेना है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपन E। तो Q का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट किया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, डिवाइड करेंगे E का वैल्यू से कितना दिया है, सॉरी Q का वैल्यू में यहाँ पर -6 है, और E में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसमें हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में 10⁻⁶ पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ये होगा 10⁻13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर उस बॉडी में हम ट्रांसफर कर देते हैं या उससे रिमूव कर लेते हैं, तो उस बॉडी में जो ये चार्ज दिया हुआ ये चार्ज आ जाएगा। ये था हमारा पहला सवाल, समझ में आ गया है। जो कि दिया हुआ है कि 180 ग्राम ऑफ वाटर है, उस वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यही सवाल है। अगेन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना में 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम लोगों को वाटर का मास दिया हुआ 180 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये होता है H2O। क्या होता है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है ये होता है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू 2 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 इंटू 2 + 16 मिलकर हो गया 18 ग्राम, जो कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास हुआ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देख रहे कि 2 एटम्स है तो 2 प्रोटॉन्स हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, और जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स भी हाइड्रोजन के, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हो गए ऑक्सीजन के। तो कुल मिलाकर 10 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ये उसके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 के फिगर को कहते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में अगर इतने मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम में कितने होंगे हम लोग निकाल लेंगे, एंड देन 180 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से ये फाइंड कर सकते हैं, एंड देन हम लोग को ये फिगर मिलता है 6.023 इंटू 10⁻24। अब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। तो ये तो हुए क्या
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब एक मॉलिक्यूल में अगर 10 प्रोटॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमें मिलता है 6.023 इंटू 10⁻25 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे 180 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें निकालना है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही बराबर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये थे कुछ 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम। ऐसे ही प्रॉब्लम आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिए और सोल्व करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इससे रिलेटेड जो भी सम्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग इनको प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।